नमो तस्स भगवतो। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर बाल गंगाधर बागी। हम इस वक्त कपिलवस्तु में हैं और ये जो कपिलवस्तु है एक ऐतिहासिक जगह है और ये कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर ज़िले में आता है, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले में है। साथियों, तमाम इतिहासकारों ने इसके बारे में अपनी अपनी विचार रखे हैं, क्योंकि बुद्धिज़्म का और तथागत बुद्ध का जब खोज होने लगा भारत में, उनकी अस्थियों की खोज होने लगी, तो सम्राट अशोक के तमाम शिलालेख अवशेष तमाम जगहों पे खुदाई होनी शुरू हुई। तो हमारे बीच में आज जो हमारे साथ हैं, हमारे साथी डॉक्टर अरविंद कुमार जी हैं, जो आप यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पढ़ाते हैं, लॉ एंड क्रिमिनोलॉजी के प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो सर, मैं आपसे यहाँ के बारे में जानना चाहूँगा कि यहाँ के बारे में जो आपका अध्ययन है वो आप हमसे थोड़ा शेयर करें हमारी ऑडियंस को, ताकि लोग यहाँ के बारे में थोड़ा भली भांति परिचित हो सकें कि जो कपिलवस्तु है उसकी ऐतिहासिकता क्या है। धन्यवाद गंगाधर। इस जगह पे ये मतलब मैं इसको भारत के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की शुरुआत के तौर पर इस जगह को मानता हूँ। और इस जगह के बारे में मीन्स सबसे पहले जब चीनी कुछ चाइनीज यात्री, जिसमें वेनसांग और तमाम यात्री आए हुए थे, उनके टेक्स्ट को जब ट्रांसलेट किया जाना शुरू किया गया इंग्लिश में कॉलोनियल ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा 19वीं सदी में, सो उसमें जो है ये पता चला कि बहुत ढेर सारे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए तमाम जो है हिस्टोरिकल साइट्स थी इंडिया में। और वेनसांग ने तो पूरा नाप के लिखा हुआ है, जिसमें इस जगह का भी जिक्र था, पिपरावा से लेकर और तमाम जगह, कपिलवस्तु का और से लेकर तमाम जगहों का जिक्र था। और फिर इस जगह की खुदाई हुई 1898 में, जिसमें यहाँ पहली बार भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष मिले थे। और जब यहाँ पर अस्थि अवशेष मिले तो उसके बाद जो है तमाम अन्य जगहों पर उसी आधार पे, क्योंकि एक जब जगह आपको मिल जाती है हिस्टोरिकल साइट, तो उसी आधार पर तमाम और भी देश भर में जगह पर बौद्ध धर्म। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि वेनसांग फाहियान की जो यात्रा विवरण था, दोनों चीनी यात्री थे, भारत में 10 साल वो रहे और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें उनकी किताबों से भारतीय इतिहासकारों को जानने को मिली। अगर वो 2 किताबें नहीं होती तो क्या भारत के सही इतिहास को लिखा जा सकता था, या बुद्धिज्म के इतिहास को लाया जा सकता था, या क्या उसके अलावा और भी सोर्स थे जिसको हम बुद्धिज्म को समझ सकते थे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जो है अगर वेनसांग का रिकॉर्ड नहीं होता तो हमें जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड चीज़ें इतनी डिटेल में नहीं मिलती। जैसे हो सकता है कि ये जगह खुदाई ही ना होती, यहाँ पर कोई बिल्डिंग ऊपर बन जाती, या ऐसे तमाम और भी जो जगहें हैं उन जगहों पर कुछ ना कुछ बिल्डिंग बना दी जाती, कुछ हो जाता। हाँ, बुद्धिज्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें मिलती भी संभवतः है, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं गुफाओं में कुछ बना हुआ है, भगवान बुद्ध से रिलेटेड जो मूर्तियां हैं और तमाम चीज़ें, वो चीज़ें ही पता होती, लेकिन हमें एक्यूरेट जानकारी नहीं होती। और एक्यूरेट जानकारी जो है वो हमें वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से ही बहुत डिटेल में मिलती है, बल्कि सभी लोगों को उसको एक बार पढ़ना चाहिए। वेनसांग के यात्रा वृत्तांत ने जितनी चीज़ों को भारत के बारे में बताया है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट आज तक जितने ट्रेवलर्स आए हुए हैं भारत विजिट करने के लिए, उसमें वेनसांग का यात्रा वृत्तांत सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। सो इन सारी जगहों का जिक्र वहीं से हुआ है और इसको लेकर तमाम जो है एकेडमिक कंट्रोवर्सीज भी थी, जिसमें एक आर्टिकल है बोन्स ऑफ बुद्धा, उसको पढ़ना चाहिए। डॉक्यूमेंट्री बनी है एसेस ऑफ बुद्धा पर, डॉक्यूमेंट्री बनी है, वो भी सबको देखना चाहिए। हालांकि वो इंग्लिश में है, लेकिन तो उसका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ है। तो खुद वेनसांग पर जुजुआंग नाम से एक फिल्म है, उसको देखना चाहिए सभी लोगों को। तो ये इन सारी रीजन से ये जगह बहुत ही सिग्निफिकेंस है और सबको एक बार इस जगह पर जरूर आना चाहिए। मैं जब से इस जगह के बारे में जाना, तब से मेरी गहरी इच्छा थी और आपके सहयोग से ये इच्छा मेरी पूरी हुई। देखिए, अरविंद कुमार जी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से आए हैं
और वहाँ की म्यूजियम में वो जब जाते हैं, बुद्धिज़्म के तमाम अवशेष को देखते हैं और इंडिया के ही रहने वाले हैं, तो वहाँ से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। और आज इन्होंने सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर डिलीवर किया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन। आज उन्होंने एक नया टर्मिनोलॉजी बताया जिससे हम लोग भी इनरिच हुए। उन्होंने ये कहा कि जो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म है, आध्यात्मिक जो राष्ट्रवाद है, वो कपिल वस्तु की धरती से भगवान बुद्ध के सम्यक दर्शन से बाबा साहब ने अडॉप्ट किया। ये आज सर ने नई बातें बताई, तमाम हमारी ऑडियंस, हमारे वाइस चांसलर, हमारे रजिस्ट्रार, काफ़ी लोग बहुत खुश हुए। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कपिल वस्तु की धरती है, हैन सांग ने अपनी किताब में ये बताया है कि लुम्बिनी से 15-20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जो है उत्तर और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण के डायरेक्शन में जो है कपिल वस्तु बसा है। और बिल्कुल साथियों जो है नेपाल बॉर्डर यहाँ से 1 किलोमीटर मात्र है और लुम्बिनी यहाँ से 20 किलोमीटर है, बिल्कुल सेम डिस्टेंस है। तो सर मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि अलेक्जेंडर कनिंघम का जो भारतीय योगदान रहा है, इसकी वजह से काफ़ी रिसर्च हुआ, उनके योगदान को आप कैसे देखते हैं? कैमरा में नजर आते रहेंगे के लिए मीन्स एक तरीके से वो उनका योगदान जिसको कहें कि भारतीय पुनर्जागरण के, कम से कम बुद्धिज्म की दृष्टि से देखें तो उसके पुनर्जागरण के उनको फोर फादर मीन्स कंसीडर किया जाना चाहिए। मीन्स इंडिया में बुद्धिज्म रिवाइवल करने में, उसको ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करने में अगर अलेक्जेंडर कनिंघम ने काम नहीं किया होता तो जो कुछ भी होती बुद्धिज्म के बारे में कहा जाता वो सब कहानियाँ होती, इससे और कहानियाँ ज़्यादा होते और उसका हिस्टोरिकल साक्ष्य कम माना जाता। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने भारत की धरती को खोद करके नया इतिहास लिख दिया? ये नया इतिहास नहीं लिख दिया, जो पुराना इतिहास था वो बताया। कसर है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि भारतीय इतिहास में जो लेखन परंपरा रही है उसी को इतिहास मानते हैं, लेकिन जो नए नए रिसर्च आ रहे हैं, लेकिन जिस पे रिसर्च हो रहा है वो पुराना है। जैसे ये खंडहर आपको दिख रहा है, ये कपिल वस्तु का है, 1898 में खुदाई हुई, तो ये इसका इतिहास 1898 नहीं है, इसका इतिहास 2500 साल पुराना है। लेकिन भारत में जो चीज़ें बाद में पता चलती हैं उसको नया मान लिया जाता है। तो ये टर्म का फर्क है, इसको समझ जरूरत है। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही इशारा किया। डॉक्टर साहब आप जो ये स्तूपा है, ये जो मिट्टी पकाई हुई ईंट का बना हुआ है और जो पत्थर के भवन है, आप इनको किस नज़रिए से देखते हैं ऐतिहासिक पहलू से? अगर मोटे तौर पे मैं इसको देखूं तो इसमें एक बड़ी कंटिन्यूटी मुझे दिखाई देती है कि जो बुद्धिज्म से रिलेटेड नॉर्थ इंडिया में जो कुछ भी मिले उसमें मैक्सिमम चीजें ईंट के पत्थर से ही बनी हुई मिली, जबकि जो ब्राह्मण परंपरा में दिखेंगे वो पत्थर से बनी हुई मिली। बहुत कम इतिहास का आप ये बात बताएंगे। एक जेन्युइन बात है, हो सकता है मैं बहुत ऑफेंडेड ना हूँ। जब अजंता एलोरा में जाएंगे तो वहाँ बुद्धा के स्टैचूज पत्थर से ही कटे हुए दिखाई देंगे। ऐसे ही कांधार वगैरह में आप हमारे साथ आते हैं, स्तूप दिखाते हैं। ये नॉर्थ इंडिया में जब हम थोड़ा इधर से क्लोजअप लेते रहेंगे। और ये भी देखिए कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि एक दूसरी जगह में हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ईंटों का ही उपयोग हुआ जी, और वहां से लेकर जो है पूरा जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्ट थे, जो बिल्डिंग्स थी, उन सभी जगह पर ईंटों का ही इस्तेमाल हुआ था। तो पकी ईंट का, कच्चा और पक्के ईंट का उपयोग जो है ये अच्छा आप बहुत इम्पोर्टेंट। जैसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, कालीबंगा, लोथल में जो ईंट मिले जो है वो भारतीय इतिहास की प्राचीनता को दिखाते हैं। किस तरह से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो टेक्नोलॉजी है वो ईंट से बनी हुई टेक्नोलॉजी कितनी पुरानी है। हालांकि भगवान बुद्ध के जो अस्थि अवशेष यहाँ से मिले हैं वो एक पत्थर की पेटी में यहीं से मिले थे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पत्थर को काटने की, तराशने की परंपरा रही है वो भी बुद्धिस्ट परंपरा रही है, लेकिन कम था क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप नहीं हुई थी। हालांकि सम्राट अशोक के शिलालेख भी जो मिलते हैं पत्थर को काट के मिलते हैं, लेकिन जो उनके स्तंभ मिलते हैं वो पत्थर के मिलते हैं, लेकिन जब वो भवन बनवाते हैं तो ईंटों के बनवाते हैं। ये डिफरेंसेज है। तो बुद्धिज्म में जो है ईंट और पत्थर दोनों का प्रयोग शुरू हो गया था, लेकिन ईंटों की संख्या मतलब उनकी क्वांटिटी ज़्यादातर की जाती थी। सर आप जो है कपिल वस्तु को लुम्बिनी से, बोधगया से, सारनाथ के कॉन्टेस्ट में कैसे देखते हैं? इसका क्या स्थान आप पाते हैं बुद्धिस्ट हिस्ट्री में? मैं जो है इस प्लेस को सेंट्रल प्लेस मानता हूँ। मेरी नज़र में ये प्लेस जो है बुद्धिज्म के पुनर्जन्म का जो है सेंट्रल प्लेस के तौर पे देखा जाना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष सबसे पहले यहीं मिले।
उसके बाद बाकी जगहों पर खोदा गया। सो इस वजह से ये प्लेस जो है सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में। हमारे कैमरामैन एक बार जो है ये स्तूप को दिखाएंगे आप लोगों को, जो है थोड़ा जूम करते लेते रहिए वीडियो जो है। सर जैसे इस इलाके में काला नमक चावल जो है बहुत फेमस है। यहाँ के तमाम लोकल लोगों ने हमें ये बताया जो है कि भगवान बुद्ध जब कपिलवस्तु छोड़ के जा रहे थे, अच्छा, तो बजहा झील इसके दक्षिण दिशा में 3-4 किलोमीटर दूरी पे, दक्षिण नहीं में पश्चिम दिशा में है, रक्सेल गांव के उस पार। तो उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध से उन लोगों ने पूछा कि भगवान आप चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन आपके लिए आपका दिया हुआ कोई पहचान नहीं रह जाएगी, तो कुछ ऐसी चीज़ हमको दीजिए या बताइए जिससे हम आपको याद कर सकें। ग्रामीण बताते हैं कि भगवान बुद्ध ने काला नमक चावल दिया था, धान, और कि ये बोध हो उस समय इसका नाम गंधसाली हुआ करता था, जो हमें बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। तो गंधसाली खुशबूदार चावल है जो जीआई टैग भी मिला है उसको, और काफ़ी स्वादिष्ट और काफ़ी एनर्जेटिक चावल माना जाता है। तो भगवान बुद्ध से जुड़ा वो भी बातें हैं। सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि इस इलाके में हंस आज भी हैं जो इस बात की कहानी को प्रमाणित करते हैं कि सिद्धार्थ गौतम और देवदत्त के हंस की जुड़ी हुई बात है वो भी सत्य है, क्योंकि अगर हंस नहीं होते तो आप नहीं, तो बुद्धिज्म का इतिहास जिंदा है, सिर्फ ईंट पत्थरों के माध्यम से नहीं, जीव जंतु में भी जिंदा है। सर ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये संगाराम आपको दिखाना चाहूँगा जो है, इधर से थोड़ा सा देख लें, उधर ऊंचाई है। सर संगाराम जो बुद्ध विहार था, ये स्तूप था, यहाँ पूजा करते थे बौद्ध लोग। ये संगाराम को आप किस तरह से देखते हैं जो बुद्ध विहार है? देखिए अभी आज के रात में जो है लोगों को बताना शुरू किया कि जो राम का कॉन्सेप्ट है वो इस संगाराम से ही, बल्कि राम मेरे सब्जेक्ट एरिया का नहीं है, ये जो लोग भाषा और इन सब चीज़ों के विद्वान हैं वो लोग इसको बहुत बेहतरीन ढंग से बताएंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं ऐड करना चाहता था वो ये है कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे अगर आपने सही बताया कि जो चावल है यहाँ, या और भी तमाम चीज़ें जो लोकल लैंग्वेज है, पूजा करने के तरीके हैं, और भी तमाम जो रिचुअल्स हैं, अगर उनको ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेट किया जाए तो उनके रूट्स भी जो है हमें बुद्धिज़्म में दिखाई देंगे। फेस्टिवल्स से लेकर तमाम जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबके रूट्स हमें दिखाई देंगे, क्योंकि अगर ये जगह है तो इससे जुड़े जो और भी चीज़ें होंगी वो भी मौजूद होंगी समाज कल्चर में। हाँ, थोड़ा मिक्सिंग हो जाती है, इंटरमिक्सिंग होने की वजह से ढूंढना जो है, इन्वेस्टिगेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। साथियों ये संगाराम है, और विनय पिटक में संगाराम के बारे में बताया गया है कि जो उनके कमरे होते थे उनके मुख्य द्वार की कोठरी को कोठा कहा जाता था। तो साथियों ये भी एक इम्पोर्टेंट ध्यान देने की बात है कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है उनको कोठा क्यों कहा गया। हाँ। लेकिन साथियों बुद्धिस्ट परंपरा में लोग अपने घरों को भी कोठा कहते थे। हाँ। क्योंकि वो सही मायनों में इस्तेमाल होता था। आज भी कोठा कहते हैं, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन के लिए जो कोठा शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो नेगेटिव सेंस में किया जाता है। तो यह भी रहा होगा कि बुद्धिज्म को बदनाम करने के लिए तमाम तरह के इतिहास की इस तरह की चीज़ों को जोड़ी जाती रही हैं। लेकिन साथियों दिलचस्प बात यह भी बता दें कि भगवान बुद्ध वैशाली की नगर वधू आम्रपाली और बनारस की जो प्रोस्टिट्यूट थी अपने समय की जो है अड्डकाशी थी जो है, उनका उन्होंने एक तरीके से कह लीजिए उद्धार किया, या उनको ये कह लीजिए कि उनको मेन स्ट्रीम में ले आए। तो सर बुद्धा और प्रोस्टिट्यूट वुमन, ये आप वुमन राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कैसे देखते हैं? इतिहास में बुद्धा को किन अर्थों में आप रखना चाहेंगे सर? नहीं, बुद्धा को जो है मतलब देखिए किसी भी विचारक को जो है आज की मोरलिटी से नहीं जज किया जाना चाहिए, उनके समय के हिसाब से जज किया जाना चाहिए। तो उनके अपने समय के हिसाब से बहुत ही जो है प्रोग्रेसिव कदम था जी। कि जो है जो उस समय जिनको नगर वधुएं कहा जाता था उनको उन्होंने अपनी शिष्या बनाया, या बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया, साथ में जो है महिलाओं के लिए अलग से संघ का निर्माण किया, भिक्षुणी संघ का। तो ये सब जो है उस समय के हिसाब से बहुत रिवोल्यूशनरी कदम थे।
और हो सकता है कि वो सारे रिवोल्यूशनरी कदम के बाद में नुकसान भी उनको उठाने पड़े हुए, बट ये सारे कदम तो लिए तो गए थे उनके द्वारा। जी सर, ये भी जो है मैं चर्चा आपसे करना चाहूँगा कि बहुत सारे धर्म ऐसे भी हैं जो वुमेन राइट्स को लेकर के कहीं ना कहीं साइलेंट होने लगते हैं, क्योंकि जब धर्म गुरु की बात आती है कि धर्म गुरु आदमी तो है ठीक है, लेकिन औरत कहाँ पे है। लेकिन वहीं हम बुद्धिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि 2500 साल पहले हमारे यहाँ बहुत बिछुड़ियाँ मिलती हैं। और आप जब आप थेरी गाथा पढ़ेंगे, खुद्दक निकाय का एक प्रमुख ग्रंथ है, उस थेरी गाथा में आपको पाएंगे कि 72 भिखुड़ियाँ ऐसी हैं जो अरहत भिखुड़ियाँ हैं, विद्वान भिखुड़ियाँ हैं, उनकी गाथाएं लिखी हैं, इसलिए उनको थेरी गाथा कहा जाता है। तो सर, अगर धर्म गुरु की परंपरा में देखें तो बाकी जो रिलीजन है वुमेन राइट्स को लेकर के इतना पीछे क्यों सोचते हैं, इतना निगेटिव क्यों सोचते हैं? हाँ, ये एक जो है, देखिए रिलीजन के साथ हमेशा ये रहा है कि ये उसको देखा गया है कि वो अपना ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती महिलाओं पर ही चलाता है, लेकिन जो है बुद्धिज़्म इस मामले से हटा था। खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो वो तो बिल्कुल ही दिखाई देता है कि इस जगह से जो है शुरुआती दिनों में महिलाओं को राइट देना और उनको पब्लिक डिबेट को इक्वल राइट देना, इस जगह पर बुद्धिज़्म ने 2 कदम जो है आगे बढ़ाया था, और बाकी रिलीजन ने जो है वो काम नहीं कर पाए थे, जिसका परिणाम आज भी हम देखते हैं कि महिलाओं पूरी दुनिया भर में जेंडर इनइक्वलिटी जो दिखाई देती है। भारत सरकार से जो प्रोस्टिट्यूट वुमन है बहुत सारा अपील करती हैं, उनको सारे राइट्स प्रोवाइड किए जाएं और मेन स्ट्रीम में लाने की बात होती है। दूसरा, यहाँ जो डिसेबल कम्युनिटी है, डिफरेंटिएबल उसको कह लीजिए, उसके बारे में भी भारत सरकार अभी नई नई पॉलिसीज बना रही है। डेमोक्रेसी 70 साल के बाद अभी भी हमारा गवर्नमेंट या हमारी सरकार या हमारी सोसाइटी डिफरेंटिएबल के लिए जो है अभी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल मोड पे नहीं आई है। ऐसे कोई अगर लंगड़ा है, लूला है, या उसके बॉडी में कुछ तरह से कोई बीमारी है, कोई कुछ रोग हो गया है, तो लोग उस पर कमेंट करते हैं, उसको देख के हंसते हैं। लेकिन हम देखते हैं बुद्धा के शिष्यों में जो है बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग थे जिनके शरीर में कोढ़ हो गया था, प्रोस्टिट्यूट वुमन भी थी, किसान थे, मजदूर थे। तो क्या ऐसे नहीं लगता कि वो राजघराने में पैदा हुए और वो सोसाइटी की इमेंसिपेशंस के लिए वो मैदान में उतर गए और निकल गए? तो उन्होंने सारे तबके को जोड़ा। जो लोग कहते हैं बुद्ध ने समाज को छोड़ दिया, बुद्ध घर को छोड़े थे, समाज को छोड़े थे, इस पर आप प्रकाश डालें इस कॉन्टेस्ट में। ये दोनों ही चीजें गलत है। मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मोटे तौर पे मैं श्रावस्ती भी गया हूँ, तो ये कितना दूर होगा, ये सारी जगह आसपास की जगह है सारा। अगर मान लीजिए कपिल वस्तु उनका घर था श्रावस्ती में, 25 वर्षावास किए, 25 वर्षावास किए। सो अगर यहाँ से उस जमाने में आदमी पैदल चले तो 1 दिन में पहुंच जाता होगा, ठीक। सो ऐसी हालत में ऐसे कोई कैसे कह सकता है कि वो घर छोड़ के चले गए थे? और मुझे एक चीज ये कभी कभी समझ में आती है कि जो एक हमारे ये अवध क्षेत्र में कहावत है कि लौट के बुद्धू घर को आए, तो मुझे लगता है कि ये कहावत कि जो है, क्योंकि वो गए थे एक बार निकल के, दोबारा फिर लौट के इधर ही आए, तो लोगों ने उस समय मजाक बनाने के लिए कहा होगा कि लौट के बुद्धू घर को। आप इधर से कवर करेंगे। और तो ये सारी जो कहानियां हैं, उन कहानियों को थोड़ा सा रिविजिट किए जाने की जरूरत है। और खासकर मैंने वही कहा कि पहले आप किताबों से देखते हैं, उसके बाद जब उसके हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखते हैं तो उनको मॉडिफाई किया जाता है। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत है कि बुद्धा ने घर छोड़ दिया। जो आदमी दोबारा से लौट के वहीं पहुंच के आए, अपने आसपास के ही एरिया में है, उसको आप कैसे कह सकते हैं घर छोड़ दिया? जी, और सर एक चीज़ और भी है, आप देखिए जो है कि चलिए उन्होंने अपना घर छोड़ा 1 मिनट के लिए, वो ज्ञान की खोज में गए। आज बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो स्टडी के लिए अपना घर छोड़ देते हैं। आप तो लंदन में रह रहे 5-6 साल से जो है, और मैं काफ़ी साल से मैं भी बाहर रहा हूँ। तो अगर मैं घर नहीं छोड़ता तो मेरे घर में तो यूनिवर्सिटी तो है नहीं, टीचर भी नहीं है, लाइब्रेरी कॉलेज तो है नहीं, मुझे एजुकेशन के लिए बाहर भी जाना पड़ेगा। तो बुद्ध बाहर गए। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि उनकी माता प्रजापति गौतमी, और क्या नाम है, माता यशोधरा, राहुल, आनंद, तमाम लोग उनके शिष्य बन गए। तो जो परिवार उनका महलों में रहता था, वही परिवार सन्यासी के वेश में उनके साथ आ गया जन कल्याण के लिए। तो हम ये जो लोग कहते हैं कि उन्होंने घर छोड़ के चले गए,
तो ये कहाँ तक सही लगता है? ये अगर ये नहीं, सारी कहानी पूरी सामने तरीके है। से गलत है ना। मैंने बताया कि जब वो दोबारा से लौट के यहीं आए, जी। अपने घर परिवार के पास ही है, तो कहाँ घर छोड़ के चले गए? अच्छा, कुछ नारीवादी ये भी कहती हैं कि वो अपनी पत्नी और बेटे को छोड़ के चले गए थे। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ऐतिहासिक सच है कि नहीं है? वो ये ऐतिहासिक सच नहीं है। जी। एक टेम्पररी पर्पज के लिए कोई गया है, दोबारा जब लौट के वो आता है तो फिर उसको कहाँ आप उस तरह कैसे देख सकते हैं? साथियों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बुद्धाई धम्मा में लिखते हैं कि कोलियों के बीच में और साकियों के बीच में नदी के जल को लेकर विवाद हुआ। इसमें बुद्धा मेंबर थे, तो उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और सब लोगों ने कहा अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो आपके घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। वो चले गए। पॉइंट्स वहाँ पे है, वो अपने पत्नी बच्चे को छोड़ के नहीं गए थे। माता यशोधरा से भी बात हुई थी। तो साथियों, ये वही कपिलवस्तु की धरती है जहाँ से बुद्धा का महाविनिष्क्रमण हुआ। ये वही कपिलवस्तु की धरती है जहाँ बुद्धा आए। तो सर, आपका इंटरव्यू लेते हुए मुझे बड़ा गौरव महसूस हो रहा है, क्योंकि आप नई नई जानकारी से हमें इनरिच करा रहे हैं। सर, मैं आपको काला नमक चावल दिखाना चाहूँगा जो आज भी यहाँ से निकल रहा है। अच्छा। ये सेमल का वृक्ष है, यहाँ से निकल रहा है। सेमल के वृक्ष से? अच्छा। सेमल का ये वृक्ष है, इसके पास में आपको देखने को मिलेगा। तमाम यात्री आते हैं और देखते रहते हैं। अरे, ये तो बहुत हाइट है। अच्छा, ये इसमें से निकलता है? हाँ, ये जो सेमल का आप पेड़ देख रहे हैं, इसके जस्ट नीचे जो मिट्टी बिखरी हुई है, यहाँ पे आपको 2500 साल पुराना चावल देखने को मिलेगा। अभी हम वहाँ पे चलेंगे तो आपको हम दिखाएंगे। कैसे उतरे यार अरविंद, हाइट पे है। आ जाओ। यहाँ पे एक तो इधर है पूर्वी संगाराम है जो हमारे दाहिने हाथ पे है, और ये जो बाइने हाथ पे ये पश्चिमी संगाराम है। सर देखिए, यहाँ की जो खुदाई में ये जो संगाराम है, संगाराम में पहले अन्नागार हुआ करते थे। उसमें अनाज रखा जाता था, वह चुकुटी होती थी, चंकंग होती थी। चंकंग को घूमने की टहलने की जगह कहते थे। वह चुकुटी को शौचालय कहा जाता था। अनाज गिरी वहाँ पे होता था। कुएं भी होते थे जो पानी पीने की जगह होती थी। आप अगर यहाँ पे गौर करें, अभी थोड़ा घास जम रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो स्थल है, काफ़ी लोग लगातार यहाँ से चावल बीनते रहते हैं, क्योंकि ये आस्था का भी विषय है। तो यहाँ पे जैसे मैं देखिए, बहुत छोटा सा टुकड़ा मुझे चावल का मिला है। देखिए। अच्छा, ये उगता है यहाँ और जो है उगता नहीं है, ये वही चावल है, इसके छिलके उतर गए हैं। देखिए। अच्छा। हाँ, हम यहाँ से काफ़ी चावल ले गए थे। अब ये जब बरसात होती है, धुलाई हो जाती, तब यहाँ से निकलते हैं। साथियों, हड़प्पा की खुदाई में भी बहुत सारे अन्नागार निकले, और अन्नागारों की जगह से जो है चावल मिले जो है। तो अरविंद कुमार जी से हम फिर मिलेंगे और हमारी तमाम लगातार बातें होंगी इतिहास को लेकर। तब तक आप लोग स्टार नालंदा चैनल को देखते रहिए और बुद्धिज्म की जानकारी को पढ़िए, सुनिए, वीडियो देखिए और समाज में फैलाइए, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक हिस्ट्री है। इसका कोई फेक इतिहास नहीं, ना तो फेक कोई कैरेक्टर है। ये एक ज़मीनी सच्चाई है बुद्धिज्म। थैंक यू वेरी मच साथियों।